अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा बेटा वो है मई जून 2022 और उसका वेरिएंट 22 ओ लेवल्स। बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 1। कहता है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू आंसर द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको पता है हमेशा सेम होता है और टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है बेटा। ठीक है, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछेगा। ईच कंपाउंड में बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस, नॉट एट ऑल। स्टेट विच कंपाउंड इज पर्पल। तो बेटा KMnO4 पर्पल होता है, ये रहा। देखो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है सारे। ठीक है, आपने लिखा KMnO4 रिएक्ट विद एक्वस सोडियम सल्फेट टू फॉर्म वाइट पीपीटी। देखो बेटा सोडियम के वाइट पीपीटी तो नहीं होते, इसका मतलब ये हुआ बेसिकली सल्फेट के वाइट पीपीटी होते हैं। किसके साथ? बेरियम के साथ। चेक करें, आप लिस्ट में बेरियम नज़र आ रहा है, ये रहा बेरियम। इसका मतलब ये हुआ बेरियम नाइट्रेट आंसर होगा बेटा, BaNO3 टेकन ट्वाइस। उसके बाद है रिएक्ट्स विद एक्वस क्लोरीन टू गिव ब्राउन सॉल्यूशन। एक्चुअली ये येलो ब्राउन होता है, बेसिकली उसको ब्राउन कह रहा है। इट्स नॉट ब्राउन, क्योंकि आयोडीन अगर एक्वस फॉर्म में हो तो वो येलो ब्राउन होती है या येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। तो ज़रा ख्याल रखिएगा, कभी कभी उसको ब्राउन भी बोल देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये हो जाएगा क्लोरीन आयोडाइड। आयोडाइड ये रहा बेटा पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, तो विल डिस्प्लेस आयोडाइड इनटू आयोडीन और खुद बना लेगा KCl। तो ये जो येलो ब्राउन सॉल्यूशन होता है ये बेसिकली आयोडीन का होगा जब क्लोरीन रिएक्ट करेगी बेटा। इज प्रिपेयर्ड यूजिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड एंड दे फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो मतलब कहने का ये है प्रेसिपिटेशन से इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनना चाहिए। इनमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस ढूंढें तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो मुझे नज़र आ रहा है वो है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड। लेड इसमें कहीं है नहीं बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया जो प्रिपेयर होगा प्रेसिपिटेशन से वो फिर सिल्वर क्लोराइड होगा। ठीक है, कंटेन्स एन एनाइन विद चार्ज ऑफ 3-। देखो 3- का मतलब हो गया कोई ग्रुप 5 का एलिमेंट है, क्योंकि ग्रुप 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -3। अब हम चेक कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है ग्रुप 5 का हो सकता है, जैसे फॉस्फेट है उस पर भी तो 3- होता है। चेक करें, इसमें कोई फॉस्फेट नहीं है। तो अब हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें कोई ऐसा एनाइन हो जो 3- हो, तो बेटा वो है NaN3। कैसे? NaN3 ये हो गया +3 और ये हो गया -3। एक सोडियम पे +1 तो 3 सोडियम पे +3। और नाइट्रोजन ग्रुप 5 का भी है बेटा, तो उससे भी पता चल जाएगा। और अगर आप सम ऑफ द ऑल चार्जेस मस्ट बी 0 से करो तो भी पता चल जाएगा कि N पे 3- चार्ज है। ठीक है, तो आंसर हुआ सोडियम नाइट्राइड Na3N बेटा। उसके बाद है इज यूज टू टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग से चेक करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग हमारे पास पहले भी हम लिख चुके हैं KMnO4, ये रहा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बेटा। दो ऑक्सीडाइजिंग और दो रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्लास के अंदर भी बताएं। KMnO4 K2Cr2 और 7 ऑक्सीडाइजिंग है
और सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड रिड्यूसिंग है। तो अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट चेक करना है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग से करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर होना चाहिए KMnO4। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं बेटा, देखिएगा क्या बोलता है। कहता है द टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, ठीक है, इन ग्रुप 6। ये सब ग्रुप 6 के। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो जो सबसे ऊपर है वो ऑक्सीजन है, उसके नीचे सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेरिलियम और फिर पोलोनियम, ठीक है। अच्छा, आपको क्या क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं, मेल्टिंग पॉइंट दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है। दो जगहें खाली छोड़ी हुई हैं, एक ये खाली छोड़ा हुआ है बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। आए देखते हैं क्या बोलता है। स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, यानी इस बॉक्स को फिल करना चाह रहा है। सल्फर का प्रोटॉन नंबर 16 होता है। तो अगर आप 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 2, 8 और 6 बेटा। प्रिडिक्ट द डेंसिटी ऑफ पोलोनियम। अब देखो बेटा, ये प्रिडिक्शन का मतलब होता है आप ट्रेंड से फाइंड आउट करें। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये इंक्रीज होती जा रही है, सही है, सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात ये, क्या कोई खास ट्रेंड आ रहा है? देखो पहले वाले को तो छोड़ दो, दूसरे में देखो। अगर इनमें ट्रेंड देखो और इनमें ट्रेंड देखो तो आपको समझ आएगा थोड़ा सा कि 2.1 से 4.8 तक जा रहा है, तो तकरीबन 2.5 से ग्रेटर है चेंज जो आ रहा है। इसी तरह 4.8 से 6.3 पे आ रहा है, तो आप कह सकते हैं यार तकरीबन समथिंग अराउंड 1 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ है। तो अब आपने इस ट्रेंड को दिमाग में रखना है और उससे वो करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जैक्ट प्रिडिक्शन बताऊं कैसे करते हैं, देखिए 4.8 माइनस 2.1, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है तकरीबन 2.7 का, ठीक है। दूसरे का देखिएगा 6.3 माइनस 4.8, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है तकरीबन 1.5 का। तो मतलब इनके बीच में डिफरेंस आना चाहिए अराउंड 1, तकरीबन 1 का डिफरेंस आना चाहिए या थोड़ा सा 1 से ग्रेटर हो। तो अगर मैं 1 का डिफरेंस करूं तो तकरीबन 6.3 है ना, तो ये होना चाहिए 7.5 तक, अराउंड 1 के डिफरेंस के करीब करीब हो। तो 7.5 के अराउंड ऐसा होना चाहिए। तो हमेशा आपको इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर रेंज देता है, एग्जैक्ट नहीं पूछता, ठीक है। तो वो रेंज के बीच में होनी चाहिए, वो सिर्फ सेंस चेक करना है बच्चों में है या नहीं। मुझे यकीन है होगा। अब जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं 7.5 लिखना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। आप में से कोई 7.8 लिख दे, 7.2 लिख दे, ठीक है। बट ये है कि 6.9 से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो तकरीबन मैं अराउंड 1.1, 1.2 का डिफरेंस, 1.3 का डिफरेंस करना चाह रहा हूँ। सल्फर हैज़ बॉइलिंग पॉइंट 445 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है इसका। प्रेडिक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ सल्फर एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमसे फिजिकल स्टेट बोल रहा है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अबव 445 डिग्री सेंटीग्रेड ये गैस होगा और इससे पहले ये लिक्विड होगा। अब वो 200 पे पूछ रहा है, तो बेटा लिक्विड तो है, लेकिन 200 पे भी लिक्विड है या नहीं वो हमें पता चलेगा इसके मेल्टिंग पॉइंट से। तो हम सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट चेक करें। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है 113। अब आपको पूरी बात समझा देता हूँ। देखो बेटा 113 मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मतलब है ये लिक्विड बन गया। इससे पहले सॉलिड था। अब आए बॉइलिंग पॉइंट कितना है 445, इसके बाद क्या हो गया गैस। इसका मतलब है ये बॉइलिंग पॉइंट है, यानी इसके बीच में ये क्या होगा लिक्विड होगा। तो 200 इसके बीच में ही आएगा ना। इसका मतलब है सल्फर की स्टेट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड होगी। तो फिजिकल स्टेट में आपने लिखा लिक्विड। अब 200 के बारे में स्टेटमेंट लिख लीजिए बेटा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और अबव बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो 200 है बेटा, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो डेफिनेटली उनके बीच में क्या होगा, वो लिक्विड होगा। ठीक है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। सही है। ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो आपको तो सर्किल बना देने, चूंकि एक जैसे हैं तो चाहो तो दोनों को डॉट बना दो, चाहो तो दोनों को क्रॉस बना दो। और अगर कोई बच्चा एक को डॉट और एक को क्रॉस बना दे तो भी कोई इशू नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है बस। तो डॉट 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 डॉट, ये तो हो गए 2 बॉन्ड। ठीक है। 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। बाकी इनके आउटर मोस्ट शेल में लोन पेयर कितने रह जाएंगे आफ्टर मेकिंग 2 कोवेलेंट बॉन्ड? 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर एक ऑक्सीजन में और 2 लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन में शो करो। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देखो, स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल मॉलिक्यूल या जॉइंट कोवेलेंट, और बॉन्डिंग का मतलब कोवेलेंट हो गया। वाई लो मेल्टिंग पॉइंट? देखो बेटा, आपको क्लास में भी कई दफ़ा बोला है कि जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स या जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द नेटवर्क। बट सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। क्यों? क्योंकि वी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये मैंने बॉन्डिंग में आपको बहुत डिटेल से कंपैरिजन में बताया है, तो मैंने कहा भी ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अक्सर जॉइंट और सिंपल मॉलिक्यूलर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करवाता है। ठीक है। तो आप लिखेंगे बिकॉज it is simple molecular hence small amount of energy is required to break weak intermolecular forces। बेटा पार्ट ई पे आते हैं। सिलीनियम इज अ नॉन मेटल। ठीक है। डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ सिलीनियम 4 ऑक्साइड। देखो, सिलीनियम भी नॉन मेटल है। सिलीनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दी है 4 प्लस ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 माइनस, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला बन जाएगा SeO2। आगे देखिए, अ स्मॉल सैंपल ऑफ सिलीनियम 4 ऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है। अच्छा, आप देखो, सिलीनियम की जगह आप सल्फर ले लो, सपोज SO2। ठीक है। क्योंकि सिलीनियम सल्फर दोनों सेम ग्रुप के हैं ना, और ग्रुप के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? सिमिलर रहती हैं। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सिमिलर रहते हैं। तो अगर जैसे सिलीनियम में कंफ्यूजन हो रही हो, आप अपने दिमाग में सल्फर रख के सॉल्व कर लें। जब आप सल्फर को पानी में डालेंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है। और क्या बनाएगा बेटा? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। आगे देखिए क्या बोलता है, सिलीनियम 4 ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, 2 ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन, प्रेडिक्ट द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। अब जरा पहले बात को समझिएगा, मैं कहाँ बनाऊँ, कोई जगह है मेरे पास, ये रही जगह। देखो बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर मैंने आपको बताया था, विबगियोर को रिवर्स कर लो, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये होता है pH 7 पे, ये होता है pH 14, ये होता है pH 0। ठीक है। तो ये इसके एसिड के कलर हैं, ये इसके बेस के कलर हैं, और pH यहाँ से यहाँ जाओगे तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, ये सब आपको क्लास में बता चुका हूँ। अब आप देखें, अगर आप सिलीनियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो डेफिनेटली वो भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड सारा एसिडिक एसिड बनाएंगे। तो वो आपसे कलर पूछ रहा है, तो बेस्ट तो ये है कि रेड या ऑरेंज में से कुछ लिख दो, दैट्स इट, तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। और जाहिर बात है, जैसे सल्फर
डाइऑक्साइड पानी में डाल जाके सल्फ्यूरस एसिड दे रहा है, और वो एक अच्छा एसिड है, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है बट स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह वो भी बनाएगा, तो रेड भी चलेगा और ऑरेंज है वो भी चलेगा, दोनों में से कुछ भी लिख लो। रेड लिख लो और ऑरेंज लिख लो। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के कलर याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटलीस्ट 3 कलर याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली और न्यूट्रल में ग्रीन, ये याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, नॉन metal oxides are acidic beta. Calculate the volume in dm cube of 30.2 gram of oxygen at room temperature and pressure. Give your answer to two significant figure. अब इसने हमारे लिए मुसीबत ये बना दी है कि ये पूरे पूरे 3 मार्क्स का सवाल दे रहा है, तो थोड़ा सा ज़रा उसको शो कर देते हैं कि हमें वर्किंग भी आती है, वरना तो ये एक स्टेप में ही हो जाएगा। बट लेट्स सी, देखिएगा बेटा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेता हूँ। कैसे? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, तो मोल्स आ जाएंगे 30.2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। O2 का कितना होता है? 32। तो बेटा अगर मैं 30.2 डिवाइड करूं 32 से, ये आ रहा है, मोल्स आ रहे हैं मेरे पास ऑक्सीजन के 0.94375। ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। वो क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। क्या आपको किसी गैस के मोल्स और वॉल्यूम का रेशो आता है? बिल्कुल आता है। एक मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम आरटीपी पे 24 dm³ होता है बेटा। तो 0.94375 में वॉल्यूम कितना होगा? x, जो भी है इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 24, ये आ गया 22.65। वो कह रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखो, तो इसको 23 dm³ कर दो, आंसर। और अगर तुम में से किसी बच्चे ने इसको डायरेक्ट किया है तो भी कर तो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा, यहाँ देखिएगा, एक अलग से बताऊं, वो ज़्यादा आसान लगता है मुझे। देखो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32। ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल का वॉल्यूम आरटीपी पे कितना होता है? 24 dm³। और बेटा 30.2 ग्राम अगर हो तो उसका x dm³ वॉल्यूम होगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा 30.2 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 32। आपका आंसर फिर से क्या आ गया? 22.65 dm³, यानी 23 dm³। ये एक स्टेप हमने वैसे ही बढ़ाया है एग्जामिनर को खुश करने के लिए, अदरवाइज हमें कोई ज़रूरत नहीं है। गोरा है हम काले, फॉलो करें आप। आगे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। ओके, क्या कह रहा है? द डायग्राम शोज सम रिएक्शंस ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद उसने आपको डायग्राम बनाई है, ब्यूटेनोइक एसिड को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट बनाया है, तो जाहिर बात है मैग्नीशियम ब्यूटानोएट बनेगा। गैस सी दे रहा है आपको, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड डी दे रहा है, यानी वाटर। तो ये हो गया वाटर, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा मैग्नीशियम ब्यूटानोएट, CH3 CH2 CH2 COO टेकन ट्वाइस, ऐसे होगा। क्योंकि कार्बोक्सिलेट पे चार्ज क्या होता है? -1, और बेटा मैग्नीशियम पे क्या चार्ज होता है? +2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। इसी तरह अगर आप ब्यूटानोइक एसिड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाएं तो एसिड प्लस मेटल गिव यू 2 सब्सटेंसेस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो गैस आपके पास हाइड्रोजन हो गई, सॉल्ट आपके पास फिर से यही होगा, मैग्नीशियम ब्यूटानोएट। नीचे आ जाए, आपने ब्यूटानोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया तो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं। तो द ग्रुप विच कम्स फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड इथाइल, अल्काइल। तो इथेनॉल से बन जाएगा इथाइल, और ब्यूटानोइक से बन जाएगा ब्यूटानोएट।
तो एस्टर का नाम हो जाएगा इथाइल ब्यूटानोएट, जिसे ऑर्गेनिक लिक्विड कह रहा है ये वाला। और लिक्विड डी, जाहिर बात है बीच में कंडेंसेशन हो रही है तो वाटर रिमूव होगा। अब देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। पहले हमने अपनी वर्किंग कर ली, जो हमें आता था हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं वो हमसे पूछ क्या रहा है। कह रहा है ए बी सी एंड डी आर डिफरेंट सब्सटेंसेस, आइडेंटिफाई बाय नेम। नाम लिखने हैं इनके, ए बी सी डी लिख लेते हैं। ए क्या है बेटा, ढूंढो अब। गैस ए हाइड्रोजन, बी ढूंढो बेटा, बी बी सॉल्ट है, मैग्नीशियम इथेनोएट। नेम लिखने हैं, ठीक है। जब वो स्पेसिफिक हो जाए ना नेम, तो अब नेम लिखो, फॉर्मूला तो फॉर्मूला लिखो। जब वो स्पेसिफिक नहीं हो फिर अपनी मर्जी किया करो, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, कोई इशू नहीं। सी पे आ जाओ। सी क्या बोल रहा है बेटा, गैस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमने शुरू में ही लिख लिया था ना सारा, आसान कितना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद डी देखो बेटा, डी क्या है, H2O लिक्विड वाटर। आ जाओ, नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई। एस्टर है ना ये वाला, ई एस्टर है, तो नेम तो हो गया इथाइल इथानोएट, इथाइल ब्यूटानोएट, ठीक है। ब्यूटानोइक है ना, तो इथाइल ब्यूटानोएट हो गया। स्ट्रक्चर बनाना है बेटा। देखो अब वो स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है का मतलब ये है कि वो आपसे नहीं कह रहा है डिस्प्लेड बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, स्केलेटल बनाओ, कुछ नहीं बोल रहा। वो आपको बोला स्ट्रक्चर बनाओ, अपनी मर्जी से बना दो फिर। मुझे तो सबसे आसान ये लगता है, ये ना बेटा, ओ ओ बन गया, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बनाओ। ब्यूटानोइक एसिड इज वीक एसिड, बिल्कुल सही कह रहा है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। स्टेट व्हाट इज meant बाय द टर्म वीक इन वीक एसिड। वीक एसिड किसे कहते हैं, जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता हो एक्वस सॉल्यूशन में। तो आप लिखेंगे एसिड्स which incompletely dissociate in aqueous solution। बेटा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा। द टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट सम पार्टिकल्स, ठीक है। ये पार्टिकल्स दे दिए आपको उसने, दो बल्कि एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है बस, ये तो सब सेट है। स्टेट द न्यूक्लियन नंबर। देखो बेटा ये प्रोटॉन नंबर होता है 35 वाला जो लिखा हुआ है, और ये न्यूक्लियन नंबर होता है। तो स्टेट न्यूक्लियन नंबर। वो सिर्फ ये देखना चाह रहा है, बच्चे को सिंबल देख के पता चल रहा होता है कि प्रोटॉन नंबर कहाँ है, न्यूक्लियन नंबर कहाँ है। तो इसका न्यूक्लियन नंबर का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज 79। स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो 35 प्रोटॉन है, चार्ज क्या है माइनस, माइनस का मतलब 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो 35 और एक इलेक्ट्रॉन और होगा तो कितने हो गए बेटा, 36। उसके बाद बोल रहा है कैल्शियम 2040 इज फुल सिंबल ऑफ वन आइसोटोप ऑफ कैल्शियम, ठीक है। राइट द फुल सिंबल फॉर वन अदर आइसोटोप। अब सवाल ये कि आइसोटोप में फर्क किस चीज का होता है, व्हाट इज द डिफरेंस। प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन चेंज होते हैं या न्यूक्लियन नंबर चेंज होता है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि आपने कैल्शियम में 20 तो यहां लिखना ही है। अब आपने ये 40 चेंज करना है, कुछ लोग लिखेंगे 39, कुछ लोग लिखेंगे 41। तो एक या दो न्यूट्रॉन ज्यादा कर दो या फिर एक या दो न्यूट्रॉन कम कर दो, बेहतर ये एक बढ़ा देते हैं। सपोज करो मैंने इसे 41 कर दिया, 42 कर दो, 39 कर दो। तो जाहिर बात है हम रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है ना, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। डिस्क्राइब हाउ कैल्शियम आयन इज फॉर्म्ड फ्रॉम कैल्शियम एटम। वाओ, यानी कैल्शियम एटम से कैल्शियम आयन बनाना है, तो कैसे बनाया, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 प्लस का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। Calcium bromide is ionic compound. It's an ionic compound. Calcium bromide conducts electricity when molten
बट नॉट व्हेन सॉलिड. यस वी नो दैट, क्योंकि सॉलिड में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज आइंस तो होते हैं बट आइंस आर टाइटली पैक्ड, दे आर नॉट फ्री मूविंग. आगे क्या बोलता है, एक्सप्लेन वाई कैल्शियम ब्रोमाइड कंडक्टिविटी व्हेन मोल्टिन बट नॉट व्हेन सॉलिड. तो बेटा वही जो सिंपल सा रीजन है वो लिख दो. मैं ट्राई कर देता हूं. इन सॉलिड स्टेट, इन solid state ions are tightly packed. In solid state ions are tightly packed, while in molten state ions are free to move. आगे देखिए क्या बोलता है. प्रिडिक्ट टू अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड. एक तो हो गया बेटा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आयोनिक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया. ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं. हाई मेल्टिंग पॉइंट के अलावा ब्रोमाइड हेलाइड है. ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड. तो कैल्शियम ब्रोमाइड वाटर सॉल्युबल होना चाहिए. सॉल्युबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो आप लिख दें वाटर सॉल्युबल बेटा. तो इन दो बातें. नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा. कहता है इथेनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड स्टीम. सही है. द कंडीशंस यूज्ड आर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अ हाई प्रेशर एंड फॉस्फोरिक एसिड कैटालिस्ट. बिल्कुल सही कह रहा है. हम जब इथीन से इथेनॉल बनाते थे या अल्कीन से अल्कोहल बनाते थे तो इसी तरह की कंडीशंस रखते थे. द रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड स्टीम इज रिवर्सिबल. ठीक है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहे हैं. द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो मतलब बोल रहा है बैकवर्ड एंडोथर्मिक है. ठीक है, आगे देखिए. एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन द रिवर्सिबल रिएक्शन हैपेंस इन अ क्लोज्ड सिस्टम. बिल्कुल ठीक कह रहा है. अगर ये क्लोज सिस्टम नहीं रखेगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कुछ ना कुछ स्केप होता रहेगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं. प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ इथेनॉल इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. अमाउंट ऑफ इथेनॉल पूछ रहा है. ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज. मुझे यकीन है ये आप खुद भी सॉल्व कर पाए होंगे, अब कोई रॉकेट साइंस नहीं. देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, एंडोथर्मिक है. तो टेम्परेचर कम करने से कहाँ जाएगा, जहां हीट रिलीज हो रही हो, एक्सोथर्मिक. तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन. ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक में जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जाता है. तो प्रिडिक्शन ऑफ, पहले तो इथेनॉल की अमाउंट की प्रिडिक्शन बोले, जहाँ फॉरवर्ड जाएगा तो इथेनॉल ज्यादा होगा. मोर इथेनॉल इज फॉर्म्ड, ज्यादा बनेगी बेटा. एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे बेटा, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन temperature will shift equilibrium in forward reaction because it is exothermic. That's it. तो बिल्कुल जो इंक्रीज था उसका रिवर्स लिख दिया.
प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ इथेनॉल, दोबारा पूछ रहा है, एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ इन द मिक्सचर इफ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड। अब आप देखो, प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसेस पे होता है, नंबर वन। नंबर टू, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, जहां मोल्स कम हो। ये कह रहा है प्रेशर को कम कर दो, डिक्रीज कर दो, तो वहां जाएगा जहां मोल ज्यादा हो। तो चेक करें, पहली बात तो ये है सब गैसेस हैं, रिएक्टेंट में भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट में भी हैं। रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल है। अब आप सोचो, अगर आप प्रेशर बढ़ाते तो फॉरवर्ड जाता, क्यों? इसलिए जाता कि प्रोडक्ट हैव लेसर नंबर ऑफ मोल्स। आपको बोल रहा है प्रेशर कम करो, उल्टा बोल रहा है, तो प्रेशर कम करने से वहां जाएगा जहां मोल ज्यादा हो, तो बैकवर्ड आ जाएगा बेटा, इथेनॉल कम हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, जैसे ऊपर आपने लिखा मोर इथेनॉल इज फॉर्म, लेस इथेनॉल विल फॉर्म, लेस इथेनॉल विल प्रोड्यूस, कम हो जाएगी अमाउंट उसकी। क्यों? बिकॉज एक्सप्लेनेशन में equilibrium shifts to the left, backward, as reactants have more number of moles of gases than products। पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। आगे चल, डिस्क्राइब मैन्युफैक्चर ऑफ एक्वस इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। इंक्लूड इक्वेशन है, एसेंशियल कंडीशंस है नीडेड फॉर द फर्मेंटेशन। हम तो मुफ्त के 3 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। एक इक्वेशन लिखनी है फर्मेंटेशन की, बेटा आप सबको याद होगी, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। तो C6H12O6 की फर्मेंटेशन कर दोगे तो ये प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल C2H5OH और साथ में प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, CO2। अब आपको कंडीशन में यार बहुत सारी हैं, आप कंडीशन लिख दें, yeast is used, आप कंडीशन में लिख दें टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24-40 से अबव मत लिखिएगा, बस मैक्सिमम 40, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रिस्पायरेशन वाली बात, ईस्ट। आगे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ एन एलॉय कंटेनिंग एल्यूमिनियम एंड कॉपर एडेड टू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर, कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपको याद होगा बेटा, आयरन से नीचे वाले मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। आगे देखो क्या बोलता है, ओनली एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वो खुद ही बोल दिया उसने, ना बोलता तो भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज हमने क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर हाइड्रोजन एंड एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट। कंस्ट्रक्ट आयोनिक इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। पहले मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं, यहाँ पे ज़रा देखिएगा। देखो बेटा, आपने एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, यही होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब वो हमसे बोल रहा है आयोनिक बनाओ, ठीक है। तो एल्यूमिनियम तो एलिमेंट है, इसको ब्रेक नहीं करते। सल्फ्यूरिक एसिड में H+ आयन है, सल्फेट है। एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम आयन है, सल्फेट है। एलिमेंट को ब्रेक नहीं करते। अब आप इसमें से स्पेक्टेटर आयन हटा दें तो आप कहेंगे सर सल्फेट से सल्फेट हटाओ, क्या बचा, ये बच गया, जो बच गया वो आपकी इक्वेशन हो गई। क्या बचा, Al, आपके पास रिमेनिंग क्या बचा,
aluminium plus hydrogen gives you aluminium 3 plus hydrogen. अब आप इसे बैलेंस ज़रूर करें. देखो मैंने आपको हमेशा बोला था कि बेटा जब भी आप कोई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाएंगे तो आप हमेशा उसे इलेक्ट्रॉनिकली भी बैलेंस करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं कितने गेन हुए हैं. अब आप देखिएगा कि आप एल्यूमिनियम जो है वो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. आप चाहो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 2 लगा दिया. सल्फेट यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 लगा दिया, और 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, ये बैलेंस कर लिए. यही नंबर्स आप ऊपर भी लिख सकते हैं. जैसे आपने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 6. 6 क्यों लिखा देखिए, 3 2 ज़ा 6 H प्लस आइन होंगे. ठीक है, इसी तरह यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो आपने यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 3, ये बैलेंस हो गई. स्टेट सिंबल पूछिए उसने तो वो लिख सकते हैं. अब इसमें नंबर ऑफ लॉस नंबर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं कितने गेन हुए हैं सब इक्वल होगा. ये हो गया सॉलिड बेटा, आइन के साथ एक्वस, आइन के साथ एक्वस, इसकी रूम टेम्परेचर पे स्टेट गैस हो गई. उम्मीद है आपने सही किया होगा. डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम आयन. अब देखो 2 मार्क्स का सवाल है, तो या तो आप सिर्फ एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट एक्वस अमोनिया वाला लिख दो, या फिर आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला लिख दो. और अगर किसी को दोनों लिखने हैं तो भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड few drops then excess white PPT forms which is soluble in excess giving colorless solution. एक बात हो गई, 2 लाइनें मेरे पास और हैं तो मैं इसको देख लेंगे. 2 मार्क्स के लिए मुझे लगता है आपको एक ही बात लिख देनी चाहिए. फिर भी अगर आपको दोनों आती हैं दोनों लिख दो. ऐड एक्वस अमोनिया few drops then excess. एल्यूमिनियम के वाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होते, जिंक के होते हैं. आई होप आपने टेस्फोराइन याद रखा होगा. तो एक्वस अमोनिया इन एक्सेस सही है ना. वाइट पीपीटी फॉर्म्स which is insoluble in excess. बेटा आगे आ जा. The aqueous aluminum sulfate formed is crystallized to make hydrated aluminum sulfate. The relative formula mass of hydrated aluminum sulfate is 666. Calculate the value of the X. देखो पहले मैं आपको आइडिया देता हूँ कर क्या रहा हूँ. देखो मेरी बात सुनो, इसका टोटल मास दिया हुआ है 666. अगर मैं इस टोटल में से ये वाला मास सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा सोचो. आप कहेंगे सर आपके पास XH2O का मास आएगा. वाटर का मास 18 होता है, तो अगर मैं डिवाइड बाय 18 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि X की वैल्यू आ जाएगी. आसान तरीका हो गया. एल्यूमिनियम सल्फेट का मास पहले निकाल लो. देखिए 27 इंटू 2 यानी कि 27 इंटू 2 54, और ये प्लस सल्फेट का मास होता है 96. 96 इंटू 3 मैं करके देखता हूँ. 54 प्लस 96 इंटू 3 बेटा ये आ गया 342. अब देखिए मैंने जो कहा मैं वो करता हूँ. 666 माइनस 342 666 ये आ गया बेटा
666 माइनस 342, ये आ गया 324। 324 ये किसका मास आ गया? XH2O का मास आ गया। वाटर का मास कितना होता है? 18। निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी, x हो जाएगा 324 अपॉन 18, कर ले भाई, डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 18। आंसर ही क्या आ गया? 18। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 18। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टेट व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एलॉय। तो ये आपसे एलॉय की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर एलिमेंट्स, सिंपल, मिक्सचर ऑफ elements, mixture of metals with other elements। अदर एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं बेटा कि एक एक्सेप्शन है, आपको याद होगा, माइल्ड स्टील, उसमें हम आयरन और कार्बन मिक्स करते हैं, तो वो सिर्फ मेटल नहीं, उसमें नॉन मेटल आ जाएगा ना कार्बन की वजह से। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। दुआओं की ख़ास दरख्वास्त है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।